हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है मित्रों। आइए आज हम आपको इंग्लिश ग्रामर का वो टॉपिक बताने वाले हैं जिसको पढ़ने के बाद में आपको अंग्रेज़ी बिल्कुल आसान लगने लगेगा। एक अनपढ़ व्यक्ति भी अंग्रेज़ी सीख सकता है। इतने इजी तरीके से मैंने बहुत बेसिक चीज़ों को बताने की कोशिश किया है, इतनी इजी तरीके से बहुत बेसिक चीज़ों को बताने की कोशिश किया है और मुझे विश्वास है कि इस वीडियो को देखने के बाद में आपको अंग्रेज़ी के लिए दर दर भटकना नहीं पड़ेगा। अंग्रेज़ी बड़े आसानी से आप सीख सकते हैं। तो आइए मित्रों, वीडियो को शुरू करते हैं। बहुत सारे विद्यार्थियों के सामने जब अंग्रेज़ी की किताब आती है तो वो देख करके परेशान हो जाते हैं और मन बना लेते हैं कि हम अंग्रेज़ी नहीं पढ़ पाएंगे। लेकिन साथियों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ और इस प्रकार से बताने वाला हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद में आप अंग्रेज़ी को बिल्कुल आसानी से सीख सकते हैं। और आपके सामने देखिए लिखा हुआ है, आज मैं इंग्लिश ग्रामर का टॉपिक बताने वाला हूँ। इंग्लिश ग्रामर को हिंदी में कहते हैं अंग्रेज़ी व्याकरण। जिस तरह से हिंदी को जानने के लिए व्याकरण की ज़रूरत होती है, उसी तरह से अंग्रेज़ी को जानने के लिए ग्रामर की ज़रूरत होती है। इसलिए मित्रों, इस ग्रामर की परिभाषा भी मैं आपको बताऊंगा अभी, और उससे पहले हम जान लेते हैं कि अंग्रेज़ी व्याकरण क्यों आवश्यक है। तो साथियों, जैसा कि आप जानते हो कि यदि ये व्याकरण नहीं होगा तो हम अंग्रेज़ी नहीं सीख सकते हैं। अंग्रेज़ी व्याकरण की परिभाषा हुआ करती है कि अंग्रेज़ी व्याकरण वो ज्ञान है, वो विधा है, वो जानकारी है जिसके द्वारा हम इंग्लिश को, अंग्रेज़ी को बोलना, लिखना और पढ़ना सीखते हैं। बिना व्याकरण की जानकारी के, बिना ग्रामर के जानकारी के आप अंग्रेज़ी को बोलना, लिखना और पढ़ना नहीं सीख सकते हैं। इसलिए अंग्रेज़ी ग्रामर का ज्ञान होना परम आवश्यक है, अति आवश्यक है। और रही बात अंग्रेज़ी जानने की, जब अंग्रेज़ी को हम पढ़ना शुरू करते हैं तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं अल्फ़ाबेट। साथियों, ये अल्फ़ाबेट ग्रीक लेटर्स के अल्फ़ा और बीटा से बना हुआ है। अल्फ़ा और बीटा, जिस तरह से हमारे अंग्रेज़ी में ये ABCD अल्फ़ाबेट होता है, वैसे ग्रीक लेटर्स में यानी ग्रीक अल्फ़ाबेट में अल्फ़ा बीटा गामा आपने पढ़ा होगा या जानते होंगे। वहीं से अल्फ़ा और बीटा लिया गया है। अल्फ़ा और बीटा को मिला देने से बनता है अल्फ़ाबेट, और अल्फ़ाबेट को आप हिंदी में कह देते हैं वर्णमाला। आपने वर्णमाला पढ़ा है, और जब आप ABCDEFGH ... तक पढ़ते हैं, क्रमबद्ध तरीके से पढ़ते हैं, तब उसे अल्फ़ाबेट कहा जाता है। इट मीन्स अ सीरियल नंबर ऑफ लेटर्स इज कॉल्ड अल्फ़ाबेट। यानी कि अल्फ़ाबेट यदि ABCD से Z तक के क्रमबद्ध तरीके से लिखा गया है तो वह लेटर का समूह अल्फ़ाबेट कहलाता है। भले ही अक्षर 26 ही क्यों ना हो, परंतु यदि अन सीरियल लिखे हुए हैं, सीरियल वाइज नहीं लिखे हुए हैं, तो इन्हें आप अल्फ़ाबेट नहीं कह सकते हैं, तब वो कहलाएंगे लेटर्स। तब उन्हें आप लेटर्स कहेंगे। यानी कि अल्फ़ाबेट यदि सीरियल में लिखा हुआ है ABCD क्रम में, तो उसे आप वर्णमाला या अल्फ़ाबेट कह सकते हैं, अन्यथा वो लेटर्स हैं। आप जानते हैं, और यदि नहीं जानते हैं तो आपको जान लेना परम आवश्यक है कि अंग्रेजी अल्फ़ाबेट में 26 लेटर होते हैं। देयर आर 26 लेटर इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। देयर आर 26 लेटर इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। और यदि हम बात करें 26 लेटर की, तो इन्हें 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया जाता है। ये 26 लेटर को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया जाता है। फर्स्ट बनता है आपका वॉवेल्स, जिनकी संख्या होती है टोटल 5, और सेकंड हो जाता है कॉन्सोनेंट, जिसको हम व्यंजन कहते हैं हिंदी में। इनकी संख्या होती है 21 यानी 21। वॉवेल्स के 5 लेटर और कॉन्सोनेंट के 21 लेटर जोड़ देने से बनता है 26 लेटर, और ये 26 लेटर मिल करके बनाते हैं वर्णमाला या अल्फ़ाबेट। अब ये वॉवेल्स और कॉन्सोनेंट में अंतर क्या है, वॉवेल्स क्या होते हैं, कॉन्सोनेंट्स क्या होते हैं, इसको जानने के लिए सबसे पहले हम वॉवेल्स की पहचान कर लेते हैं। A, E, I, O, U, ये 5 लेटर्स हमारे वॉवेल्स कहलाते हैं। और इसके अतिरिक्त जितने भी लेटर्स होते हैं 26 लेटर में अल्फ़ाबेट में, वो टोटल कहलाते हैं कॉन्सोनेंट, और जैसा कि बताया इनकी संख्या होती है 21। अब आपको बड़े आसानी से पता हो गया कि अल्फ़ाबेट, अल्फ़ा और बीटा 2 ग्रीक लेटर से बना हुआ है, जिसका हिंदी अर्थ होता है वर्णमाला। और टोटल वर्णमाला में यानी इंग्लिश अल्फ़ाबेट में 26 लेटर होते हैं, जिन्हें 2 भागों में बांटा गया है। पहला वॉवेल्स होता है और दूसरा कॉन्सोनेंट होता है। वॉवेल्स की संख्या 5 होती है और कॉन्सोनेंट की संख्या 21 होती है। उनके अक्षरों को भी पहचान लेते हैं। A, E, I, O, U, ये 5 आपके जो अक्षर हैं ये स्वर कहलाते हैं। बाकी 21 लेटर यानी 21 लेटर जो होते हैं वो कॉन्सोनेंट कहलाते हैं। दोनों में भिन्नता क्या है, आइए समझते हैं। लिखा हुआ है, मैंने आप सबके समझने के लिए लिख दिया है। आइए देखते हैं वॉवेल्स क्या है। वॉवेल्स को बोलने के लिए किसी अन्य अक्षर की मदद नहीं लेनी पड़ती है। इट मीन्स आई कैन स्पीक टू वॉवेल्स विदाउट हेल्प ऑफ एन अदर लेटर्स।
इट मीन्स इनकी जो साउंड होती है वो फ्री होती है। यानी वावेल्स को, यानी ये 5 अक्षरों को बोलने के लिए हमें इनमें से किसी अक्षरों की या इनमें से ही किसी अक्षरों की मदद नहीं लेनी पड़ती है। ये प्रत्येक लेटर अपने आप में फ्री है, इनकी साउंड फ्री है, इन्हें उच्चारित करने के लिए किसी अन्य अक्षरों की मदद नहीं लेनी पड़ती है। यानी कि इनसे ये भिन्न है। ये कॉन्सोनेंट क्या है, इनके लिए भी मैंने लिख रखा है। व्यंजन वह अक्षर होते हैं या व्यंजन को बोलते समय वावेल्स की मदद लेनी पड़ती है, यानी बिना वावेल्स की मदद से ये आपका व्यंजन जो है नहीं बोला जा सकता है। इट मीन्स यू कैन नॉट स्पीक कॉन्सोनेंट विदाउट हेल्प ऑफ वावेल्स। बिना वावेल्स के हेल्प से आप इस कॉन्सोनेंट्स को नहीं बोल सकते हैं, इसका उच्चारण नहीं कर सकते हैं। जैसे यहाँ वावेल्स में मैंने लिखा था ए या आ की ध्वनि ही सुनाई पड़ती है, ऐसे ही ई बोलेंगे तो ई के आगे भी ई या ई से संबंधित ध्वनि सुनाई पड़ती है। यानी इससे पता चलता है कि इनको उच्चारण करने के लिए हमें अन्य अक्षरों की मदद नहीं लेनी पड़ती है। मैंने लिखा है यहाँ पर बी। जैसे ही बी का उच्चारण आप करना शुरू करते हैं, बी का उच्चारण करेंगे तो बी ई, तुरंत उसके उच्चारण में ई आता है। सी का उच्चारण करोगे तो भी ई आता है। ऐसे ही एफ का उच्चारण करोगे तो ये आता है। एच का उच्चारण करोगे तो भी ये आता है। ऐसे ही ये जितने 21 लेटर हैं, इनका उच्चारण करते समय इसमें किसी ना किसी प्रकार से ये जो वावेल्स हैं इनकी ध्वनि जरूर आएगी। यानी इनको बोलने के लिए इनकी मदद अवश्य लेना पड़ेगा। प्यारे बच्चों, ये जो पूरा आप इंग्लिश देख रहे हैं, इंग्लिश का इतना बड़ा सिलेबस देख रहे हैं, ये मात्र 26 लेटर से ही बनी हुई है। किस तरह से ये लेटर्स आपस में मिल करके एक वर्ड बनाते हैं, वर्ड मिलाकर सेंटेंस बनता है और सेंटेंस के तमाम पार्ट होते हैं। सेंटेंस को हम आगे पढ़ेंगे, उसे समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले ये लेटर्स किस तरह से वर्ड बनाते हैं, किस तरह से सेंटेंस बनाते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर मैंने लिखा है लेटर। लेटर का मतलब हिंदी में अक्षर होता है और ये अक्षर ABCD करके कोई भी हो सकते हैं। 26 लेटर को हम अलग अलग अक्षर कहते हैं। और ये देखिए यहाँ पर मैंने लिख रखा है जैसे BAT, ये अलग अलग अक्षर हैं। इन अक्षरों को यदि आपस में मिला दिया जाए तो ये वर्ड बन जाते हैं। वर्ड बन जाते हैं जिनकी खुद की कुछ मीनिंग होती है, खुद का कुछ अर्थ होता है। यानी जो वर्ड होते हैं वो कोई ना कोई अर्थ देते हैं, और जो लेटर होते हैं, लेटर सिर्फ प्रतीक हैं भाषा के, इनका कोई अर्थ नहीं होता है। लेटर सिर्फ भाषा के प्रतीक होते हैं। यदि वो इंग्लिश लेटर है तो इंग्लिश भाषा का सिंबल है, इंग्लिश भाषा का प्रतीक है। यदि हिंदी का लेटर है तो हिंदी भाषा का प्रतीक है। लेकिन यही लेटर जब आपस में एक विशेष नियम के आधार पर इकट्ठा हो जाते हैं तो ये वर्ड बनाते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा है BAT, बी को लिया, ए को लिया, टी को लिया, यानी बी को जोड़ा, ए को जोड़ा, टी जोड़ा तो बन गया बैट, और बैट मीन्स होता है बल्ला। इसका कुछ अर्थ निकला। इस तरह से हम कह सकते हैं कोई भी वर्ड हो उसका कोई ना कोई सेंस होता है, कोई ना कोई अर्थ होता है। इट मीन्स यदि इसकी डिफिनेशन देना चाहें तो कह सकते हैं आपकी अ ग्रुप ऑफ लेटर्स इज कॉल्ड वर्ड। एक वर्ड अक्षरों का समूह होता है जिसका कुछ ना कुछ अर्थ होता है। मैंने बताया जैसे BAT बैट, बैट मीन्स बल्ला होता है। ऐसे लिख रखा है मैंने BOOK यानी BOOK बुक, बुक मीन्स किताब होता है। ऐसे ही प्रत्येक वर्ड का कोई ना कोई सेंस होता है और यही वर्ड आपस में मिल करके बनाते हैं सेंटेंस, और सेंटेंस को हिंदी में कहते हैं वाक्य। ये सेंटेंस क्या होते हैं? जिस तरह से मैंने बताया कि लेटर्स आपस में मिल करके बनाते हैं वर्ड, और इसी तरह से वर्ड आपस में मिल करके बनाते हैं सेंटेंस। और सेंटेंस क्या होते हैं? ग्रुप ऑफ वर्ड्स। आपने पढ़ा भी होगा, आगे पढ़ेंगे भी, और लिखा रहता है डिफिनेशन में कि अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स इज कॉल्ड सेंटेंस। इट मीन्स अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ लेटर्स व्हिच मेक्स अ कंप्लीट सेंस। यानी जिसका कुछ अर्थ होता है, जिसका कुछ अर्थ होता है, जिन शब्दों के समूह का कुछ अर्थ होता है, शब्दों के समूह को हम सेंटेंस कहते हैं। परंतु इतना ज़रूर एक शर्त है, कंडीशन है कि उस सेंटेंस का, उस वाक्य का पूरा अर्थ होना चाहिए। यानी कि सेंटेंस से पूरा अर्थ प्रकट होता है, और वर्ड से यानी शब्द से कुछ अर्थ मिलता है, कुछ जानकारी मिलती है, परंतु सेंटेंस किसी वस्तु या व्यक्ति के बारे में पूरी तरह से पूरी बात बताते हैं, पूरी बात कही जाती है। एग्जाम्पल के लिए जैसे मैंने लिखा दिस इज़ माई पेन। ये अलग अलग वर्ड मैंने लिख दिए हैं और इनको एक विशेष नियम के आधार पर इकट्ठा कर दिया गया तो हो जाता है दिस इज़ माई पेन, जिसका हिंदी में अर्थ होता है यह मेरी कलम है। अब इससे पता चल रहा है कि मैं किसी एक वस्तु के बारे में कह रहा हूँ। और उसी तरह से दूसरा उदाहरण भी आपके सामने मैंने दे रखा है, यू आर माई सन। यू आर माई सन, यू भी एक वर्ड है, आर भी वर्ड है, माई भी वर्ड है, सन भी वर्ड है। सबको आपस में जोड़ दिया गया एक रूल के आधार पर तो बन जाता है यू आर माई सन। इसकी हिंदी हो जाती है तुम
मेरे बेटे हो। तो ये सेंटेंस हमें कुछ ना कुछ बताता है, किसी व्यक्ति के बारे में बताता है। इस तरह से हमने समझा कि लेटर मिलकर के वर्ड बनाते हैं और वर्ड मिलकर के सेंटेंस बनाते हैं और सेंटेंस मिलकर के आगे पूरी स्टोरी तैयार करते हैं। सेंटेंस में मैंने आपको बता दिया है कि यह मेरी कलम है, तुम मेरे बेटे हो। इससे पता चलता है, ऐसे तमाम सेंटेंस होते हैं। दिस इज़ माई बुक, दिस इज़ माई हाउस, यू आर माई टीचर, यू आर माई फादर, दिस इज़ माई फील्ड, दिस इज़ माई शॉप, दिस इज़ माई स्कूल, दैट इज़ माई स्कूल, दैट इज़ माई ब्रदर। ऐसे तमाम सेंटेंस होते हैं। मैंने आपको बताया कि अंग्रेजी कैसे सीखी जाती है। एक बार पुनः मैं आप सबके सामने दोहरा देता हूँ कि इंग्लिश ग्रामर, सबसे पहले हेडिंग मैंने लिखा था इंग्लिश ग्रामर। इट मीन्स अंग्रेजी को पढ़ने के लिए हमको ग्रामर की ज़रूरत होती है। और ग्रामर क्या है? ग्रामर एक विधि होती है, ग्रामर एक विद्या होती है जिसके द्वारा हम किसी भाषा को बोलना, लिखना और पढ़ना सीखते हैं। यानी कि यदि हमें अंग्रेजी बोलना है, लिखना है, पढ़ना है तो हमें ग्रामर को सीखना पड़ेगा। ग्रामर एक विशेष विद्या होती है जो हमको अंग्रेजी के बारे में बताती है, सिखाती है। तो ये जो अंग्रेजी है, अंग्रेजी को सीखने के लिए सबसे पहले अल्फ़ाबेट की ज़रूरत पड़ती है और अल्फ़ाबेट होते हैं 26। मैंने बताया कि अल्फ़ाबेट दो शब्दों से मिलकर बना, अल्फ़ा और बीटा से, जो ग्रीक लेटर्स हैं, और इनसे मिलकर के बना अल्फ़ाबेट, जिसको हिंदी में वर्णमाला कहते हैं। इनकी संख्या टोटल 26 होती है, जिन्हें मैंने दो भागों में वॉवेल्स एंड कॉन्सोनेंट में बांट दिया। वॉवेल्स को हिंदी में स्वर कहते हैं, कॉन्सोनेंट को व्यंजन कहते हैं। वॉवेल्स की संख्या होती है 5 एंड कॉन्सोनेंट की संख्या होती है 21। इस तरह से 25 और 21 मिलकर बनते हैं 26 लेटर, जिन्हें अलग अलग आप जान सकते हैं। ये ई आई ओ यू होता है वॉवेल्स और बाकी से होते हैं कॉन्सोनेंट। वॉवेल्स को बोलने के लिए हम फ्री हैं। वॉवेल्स को बोलने के लिए किसी अदर लेटर्स की ज़रूरत नहीं पड़ती है। कॉन्सोनेंट को बोलने के लिए हमको अन्य लेटर्स की हेल्प लेनी पड़ती है, तब हमारा इसका प्रोनाउंसिएशन हो सकता है। और इसके बाद मैंने बताया कि यही लेटर जो आपके अल्फ़ाबेट में होते हैं, यही लेटर आपस में मिल करके वर्ड बनाते हैं। और वर्ड क्या होता है? इन अक्षरों का एक समूह होता है और उससे कोई ना कोई अर्थ मिलता है, कुछ ना कुछ जानकारी मिलती है। यही वर्ड आपस में मिल करके सेंटेंस बनाते हैं, जिसके माध्यम से पूरा अर्थ प्रकट होता है, जो हमको पूरा अर्थ बताते हैं। इसकी परिभाषा पढ़ते हैं कि सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स व्हिच मेक्स अ कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। तो सेंटेंस से पूरा अर्थ मिलता है। और मैंने लिखकर यहाँ बताया कि ये मेरी कलम है, तुम मेरे बेटे हो। ऐसे तमाम सेंटेंस भी हो सकते हैं। इस वीडियो में मित्रों मैं इतना ही आपको बताने वाला हूं और इसके बाद में जल्दी ही लेकर के अब सेंटेंस के प्रकार लेकर के आऊँगा। सेंटेंस के प्रकार के बाद सेंटेंस के पार्ट्स लेकर के आऊँगा। बारीकी से मैं आपको A to Z XYZ सारी जानकारी देने वाला हूं और बहुत ही बारीकी से आपको बताने वाला हूं। आप इसे चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट लेकर के अपना एक नोटबुक तैयार कर सकते हैं और उसका रिविज़न करके इसे समझ सकते हैं। आज के वीडियो में इतना ही। जय हिंद।